अच्छा, तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले ये करंट क्यों फ्लो होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट तो डेफिनेशन तुम लोगों को पता है क्लास 10th से। बोलो, इलेक्ट्रिक करंट पता है बेसिक? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। व्हाट इज करंट? तुम लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। यस सर, आ रही है। यस। यस सर, आ रही है। तो फिर कुछ तो बोलो, करंट, व्हाट इज करंट? सर द रेट रेट ऑफ ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Yes, पर very good. सेकेंड। Yes, rate of flow of charge per unit second, for per unit time. ठीक है, यानी पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है, ये हम एक गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जैसे सपोज एक वायर है। ठीक है, उस वायर में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके थ्रू हम देखते हैं कितना पास हो रहा है। ठीक है, तो हम जो मेजर करेंगे किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे करेंगे। ठीक है, और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट की डायरेक्शन, जो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, सब लोग समझ में आया? हाँ, अच्छा। अब ये बताओ कि करंट इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर? और अगर ये तुम जो बताओ उसके सपोर्ट में आर्गुमेंट भी देना है। सर वेक्टर। बोलो क्या है, स्केलर या वेक्टर? आवाज नहीं आई। सर स्केलर। स्केलर, ओके। तो रीजन क्या है, व्हाई इज इट स्केलर? सर क्योंकि सर हमने 10th क्लास में जब इसका फॉर्मूला पढ़ा था तो हम इलेक्ट्रिक करंट को इजीली ऐड कर लेते थे। अच्छा, इजीली ऐड कर लेते थे मतलब? बाय एल्जेब्रिक मेथड। अच्छा, सर सर ऐसा नहीं था कि मतलब हमने शायद अपने 11th क्लास में बताया था कि वेक्टर स्केलर था कि जैसे प्रेशर और करंट दो ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनमें मतलब वो दिखती कुछ और है लेकिन होती कुछ और है, कुछ ऐसा था शायद। हाँ चलो, अच्छा तो हाँ शिविका, तुम क्या कर रहे थे, जरा एक बार रिपीट कर दो। मैं कह रही थी सर, मैं शायद 11th में आपने कुछ ऐसा बताया था, प्रेशर और करंट दो क्वांटिटीज को लेकर थी। यस। मतलब जैसे प्रेशर जो होता है वो स्केलर होता है क्योंकि उसकी बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती है बारे में, ऐसी करंट का भी कुछ ऐसा था, तो ठीक से याद नहीं था। मुझे यस। याद है कि करंट भी था। यस, ये दो क्वांटिटी थी जिसमें कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो प्रेशर और करंट दोनों ही ऐसा है कि जब इनकी जो हम बोलने में ऐसा लगता है कि डायरेक्शन होगी, करंट किधर जा रही है, लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है। ठीक है, एरो भी दिखाते हैं। और प्रेशर हमें लगता है कि हम डाउनवर्ड लगा रहे हैं कि अपवर्ड लगा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रेशर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में तो पूरा पढ़ चुके हैं कि प्रेशर की डायरेक्शन क्यों नहीं होती है। ठीक है, अभी हम करंट का चैप्टर कर रहे हैं तो मैं प्रेशर की बात नहीं करूंगा। ठीक है, बट जस्ट कंक्लूजन ये है कि बोथ आर स्केलर। ठीक, तो मैं अभी करंट की बात कर लेता हूँ। करंट में सिंपल आंसर, जैसे अभी उत्कर्ष ने कहा, काफी कुछ उसने मेरी बात कह दी जो मुझे कहना था, कि करंट जो ऐड होता है वो सिंपली स्केलर की तरह से ऐड होता है। ठीक है, अगर ये वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन होती, तो अगर सपोज इक्वल अमाउंट 5 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते, तो तुम्हें नेट करंट क्या मिलता, जीरो मिलता। जबकि अभी क्या है कि अगर इधर से वायर फिर दोनों ज्वाइंट होकर के और आगे जा रहे हो, तो वहां पे 10 एम्पियर करंट मिलता है।
ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एंगल बिटवीन दीज कंपोनेंट करेंट्स। ठीक है, ये कंपोनेंट किसी भी एंगल पर ऐड हो जाए तुमको नेट सेम मिलता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज ट्रीटेड एज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, सबको आया समझ में? ठीक, आगे बढ़े। तो ये तो हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग था। ठीक है, मैं ये बोथ आर इस एक सेकेंड, चलो मैं नेक्स्ट पेज पर ही शुरू कर देता हूँ। हाँ, करंट की डेफिनेशन तुम लोगों को पता ही है, क्लास 10th में बहुत अच्छे से करी थी। I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, अगर इसका डिफरेंशियल फॉर्म अगर कभी जरूरत पड़े तो डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, इफ I इज नॉट कांस्टेंट देन हम लोग डी क्यू बाई डी टी से इसको डिफाइन करेंगे। और इसकी SI यूनिट क्या होती है? कूलम्ब पर सेकेंड। कूलम्ब पर सेकेंड इज 1 कूलम्ब पर सेकेंड इज 1 एम्पियर। ठीक है, ये SI यूनिट हो गई। और एम्पियर से तुम माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, किलो एम्पियर वो सारा कर ही सकते हो। ठीक है, सबको पता होगा वो चीज़। फिर हम आते हैं, दिस इज क्लियर हो गया। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, ये तुम लोग अपना देख लेना। जैसे कि कितना चार्ज, अगर मान लो हम कहें कि 10 पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मिनट पास हुए तो कितना एम्पियर करंट होगा, तो ये सब चीज़ें तो कर लोगे तुम लोग। क्लास 10th में इस तरह की प्रैक्टिस करी है, तो इसलिए मैं अभी इस समय नहीं करा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो हम लोग अभी जंप करके आते हैं इसमें। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी खोल के करा दूं क्या? मैं एनसीईआरटी से थोड़ा सा करवा देता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें कोई मिस नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा थियोरेटिकल चीज़ है, तो जस्ट एक मिनट होल्ड करो आप लोग बस। अच्छा, सब लोगों के पास एनसीईआरटी वैसे बुक्स हैं? सब लोगों के पास एनसीईआरटी बुक्स हैं? यस सर। और आशय, आशय जल्दी से रिप्लाई करो। आशय, अच्छा, और अंकित, अंकित शर्मा। यस सर। ओके, अंकित तुमने लास्ट क्लास अटेंड करी थी? सर हाँ हेलो। हाँ अंकित, लास्ट क्लास अटेंड करी थी? सर लास्ट क्लास अटेंड करी थी? नो सर। अच्छा, क्यों? हेलो हाँ, क्यों नहीं करी थी? सर, वो तबीयत सही नहीं थी सर, इसलिए अभी नहीं। तुम तो पिछले 1 महीने से बहुत ही कम क्लास कर रहे हो, 1-2 मुश्किल से क्लास अटेंड कर रहे होगे। यस सर। तो ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा फिर। अच्छा सर चलो, अब से ये हाँ हाँ बोलो। रेगुलर है, अब से रेगुलर रहेगा। अच्छा, चलो ये मैं तुम लोगों को, अभी तुम लोगों को दिख रहा है क्या पीडीएफ? अभी नहीं दिख रहा होगा शायद। हाँ, अभी दिख रहा है पीडीएफ? सर यस, दिख रहा है ना? सर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ठीक, ये यही हमें टॉपिक पढ़ना है यहाँ से। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। An electric charge will experience a force if an electric field is applied. ये तो सबको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ के आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, इफ इट इज फ्री टू मूव इट विल दस मूव कंट्रीब्यूटिंग टू अ करंट।
इन नेचर, ठीक है, जब कोई चार्ज मूव करेगा तो करंट फॉर्म होगी। इन नेचर फ्री चार्ज पार्टिकल्स डू एग्जिस्ट लाइक इन अपर स्ट्राटा ऑफ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयनोस्फीयर। ठीक है, आयनोस्फीयर तुमने सुना होगा, आयनोस्फीयर जो अपर मोस्ट होता है एटमॉस्फेयर, वहां पर आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, however in atoms and molecules the negatively charged electrons and positively charged nuclei are bound to each other and are thus not free to move। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर बाउंड। Bulk matter is made up of many molecules. A gram of water, for example, contains approximately 10 power 22 molecules. ठीक है, these molecules are so closely packed that the electrons are no longer attached to individual nuclei। ठीक है, these molecules are closely packed, तो उसमें फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फिर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं होते। तुमने हमें जो पढ़ा है 11th क्लास में हाइड्रोजन एटम पढ़ा होगा। ठीक है, शुरू में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो वहां पर तुम एक एक एटम सोचते हो कि उससे एक इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो सॉलिड स्टेट में दे आर सो क्लोज टुगेदर कि उनमें फिर इलेक्ट्रॉन का किस न्यूक्लियस के साथ अटैचमेंट है वो फिर क्लैरिटी वहां पर नहीं रहती है। ठीक है, वहां पर पूरी फैमिली का एक तरह से समझ लो कि पूरी फैमिली बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है और उसमें कौन किसका इलेक्ट्रॉन है वो नहीं पता रहता। ठीक है, इनर जो ऑर्बिट होंगे वो तो उसमें तो होगा, लेकिन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है उनमें फिर वो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस से अटैच हो जाए। इन ठीक है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग ये पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, आगे चल के लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर का, वहां पर हम सॉलिड स्टेट का डिटेल पढ़ेंगे। In some materials, the electrons will still be bound. That is, they will not accelerate even if an electric field is applied। ठीक है, यहाँ पे बात क्या हुई, अभी जो हमने पहली लाइन पढ़ी थी उससे मैं लिंक कर रहा हूँ। These molecules are so closely packed, electrons are no longer attached to individual nuclei। इसका मतलब कि वो एक न्यूक्लियाई से दूसरे न्यूक्लियाई पे जाने के लिए फ्री है, यानी कि वो होल मटेरियल में मूव करने के लिए फ्री है। ठीक है, बट इन सम मटेरियल द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टिल बी बाउंड। ठीक है, अब ये बात इससे अटैच करके देख पा रहे हो कि फिर भी कुछ मटेरियल में ऐसा नहीं है, कुछ मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद देयर ओन न्यूक्लियाई, दैट इज दे विल नॉट एक्सेलरेट इवन इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, इवन दो इवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तब भी हम उस वो इलेक्ट्रॉन अपने अपने न्यूक्लियस से अटैच रहेंगे। ऐसा कब होगा, कौन से मटेरियल में ऐसा होगा, ऐसा होगा इंसुलेटर्स में। ठीक है, इन अदर मटेरियल्स नोटेबली metals, some of the electrons are practically free to move within the bulk material। ठीक है, तो मेटल में क्या बता रहे हैं, मेटल में दे आर प्रैक्टिकली फ्री, लेकिन लिमिट क्या है उनकी, विद इन दिस बल्क मटेरियल दे आर फ्री, नॉट आउटसाइड द मटेरियल, यानी वो विद इन द सरफेस रहेंगे, सरफेस छोड़ करके नहीं जा सकते। ठीक है, हालांकि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे कि कुछ सर्टेन मेटल्स स्पेशली जो फर्स्ट पीरियड के हैं, जो जैसे सोडियम वगैरह, तो उनमें ये भी हो जाता है कि अगर लाइट या थोड़ी सी एनर्जी दें तो वो सरफेस भी छोड़ देते हैं, बट इन जनरल दे विल बी फ्री विद इन दिस बल्क मटेरियल। ठीक है, फ्री टू मूव विद इन दी बल्क मटेरियल। दीज मटेरियल्स जनरली कॉल्ड कंडक्टर्स। कौन से मटेरियल को कंडक्टर बोलते हैं, जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पर्टिकुलरली अटैच्ड विद अ पर्टिकुलर न्यूक्लियाई। इफ वी अप्लाई सम इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है, दे डेवलप इलेक्ट्रिक करंट्स इन देम व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। समझ में आया सबको, इस पैराग्राफ में मेटल या कंडक्टर के बारे में बताया कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, क्यों वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। अच्छा, अब आगे जरा कहाँ तक पढ़ लिया हमने, यहाँ यहाँ से पढ़ो, इफ वी कंसीडर सॉलिड कंडक्टर्स। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, जस्ट एक मिनट में मैं आ रहा हूँ। जस्ट मुझे जरा, ये कुछ लोग वेट कर रहे हैं, उनको मुझे एडमिट करना है। यस, तो पढ़ लिया पैराग्राफ।
किस किस की बात हुई यहाँ पर? हाँ, एक तो बात हुई सॉलिड कंडक्टर्स की, ठीक है। सॉलिड कंडक्टर में क्या बोल रहे हैं? कंडक्टर में कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। देयर आर हाउएवर अदर टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। अदर टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स में कौन है? जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या है? तुम सॉल्ट या कोई भी जो आयनाइज हो जाए इस तरह का सब्सटेंस वाटर में ये सॉल्यूशन बना दो, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। उसमें क्या होता है? उसमें चार्ज कैरियर कौन होगा? उसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव, बोथ कैन मूव, तो बोथ आर चार्ज कैरियर्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि ना इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हु आर द चार्ज कैरियर्स, तो बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। एंड सॉलिड कंडक्टर्स में कौन है? सॉलिड कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कोई पॉजिटिवली चार्ज वहां पे कोई मूव नहीं कर रहा है, लेकिन वहां पॉजिटिव चार्ज कौन है? न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया है जो कि फ्री हो गया है, ठीक है, मूव कर रहा है। तो बट न्यूक्लियस आर बाउंड इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस कहीं मूव नहीं कर सकता है, दे आर हैवी एंड लार्ज, ठीक है। तो ये हो गया। तो in our discussions we will focus only on solid conductors so that the current is carried by the negatively charged electrons in the background of fixed positive ions. Now आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको आ गया होगा समझ में? Consider first the case when no electric field is present. ठीक है, किसी को भी कुछ बोलना हो तो चैट पे बोल सकते हो, बोल करके मुझे बीच में रोक सकते हो, ठीक है। जैसे भी तुमको ठीक लगे वैसे तुम मुझे बीच में पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट। तो द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग ड्यू टू थर्मल मोशन ड्यूरिंग विच दे विल कोलाइड। पहली लाइन समझ में आ गई? कंसीडर द फर्स्ट केस व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। सबसे पहले हमने केवल एक मेटल का पीस रखा हुआ है तुम्हारे सामने, अगर सपोज एक रखा है आयरन की एक रॉड रखी है, ठीक है। उस रॉड में क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे? यस, दे विल बी मूविंग। क्या उसमें करंट होगा बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नो, ठीक है। क्यों? बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उसका रीजन है जस्ट द थर्मल एनर्जी ऑफ द रूम, ठीक है। रूम में जो भी टेम्परेचर है केवल 0 केल्विन पे जाकर के उनका मोशन सीज होगा, अबव 0 केल्विन, ठीक है। इवन 0 डिग्री सेल्सियस इज वेरी लार्ज टेम्परेचर। तो कोई भी टेम्परेचर हो उसमें उस थर्मल एनर्जी होगी एंड दे विल मूव, बट दे विल मूव इन अ रैंडम डायरेक्शन, कोई उनकी पर्टिकुलर वो नहीं होगा डायरेक्शन, हेंस द नेट इफेक्ट विल नॉट बी एनी करंट, जीरो करंट होगी, ठीक है। तो दे आर मूविंग ड्यू टू थर्मल मोशन ड्यूरिंग विच दे कोलाइड विद द फिक्स्ड आयंस, ठीक है। And an electron colliding with an ion emerges with the same speed as before the collision. इस collision का क्या नाम है? कोई जना बताएगा? एक इलेक्ट्रॉन एक आयन के साथ, आयन मींस पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस है उसके साथ कोलाइड हुआ और उससे कोलिजन के बाद सेम स्पीड से निकला जितना उसकी कोलिजन से पहले थी, और जो आयन है वो तो फिक्स्ड था, पहले भी फिक्स्ड था बाद में भी फिक्स्ड है। तो किस टाइप का कोलिजन हुआ ये? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, यस, ठीक। तो हाउएवर द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इज कंप्लीटली रैंडम, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ एनर्जी लूज होती है, यहाँ पे तो सेम स्पीड बोला है, बट कुछ अदर उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स के आपस में चलो छवि देखते हैं यहाँ पर आगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो हीट भी जनरेट होती है, ठीक है। However, the direction of its velocity after the collision is completely random. At a given time, there is no preferential direction for the velocities of the electrons. Thus, on the average, the ये समझ में आया? There is no preferential direction for the velocities of electrons, यानी कि completely random है और सबका एवरेज निकालोगे तो जीरो आएगा। Thus, on the average, the एक सेकेंड, हाँ तो जस्ट मिनट, हम लोग कहाँ पे थे? तो ऑन एवरेज हम वो सेंटेंस पढ़ रहे थे। तो एवरेज क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग इन एनी डायरेक्शन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो देयर विल बी नो नेट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो देयर इज जीरो करंट, नो नेट इलेक्ट्रिक करंट। लेट अस नाउ सी, हाँ,
let us now see what happens to such piece of conductor if an electric field is applied. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ तो क्या हुआ? टू फोकस अवर थॉट्स, इमेजिन द कंडक्टर इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर. ठीक है, ये सिलेंडर है, रेडियस आर. सपोज वी नाउ टेक टू थिन सर्कुलर डिस्क्स of a dielectric of the same radius and put positive charge plus q distributed over one disk and similarly minus q at the other disk. ठीक है, डायग्राम में देख रहे हो, लेफ्ट में और राइट में डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, ठीक है, पॉजिटिव प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वन डिस्क एंड माइनस क्यू ओवर द अदर डिस्क. वी अटैच द टू डिस्क ऑन टू फ्लैट surfaces of the cylinder. An electric field will be created and is directed from the positive towards the negative charge. सबको ये मेरा इंडिकेटर दिख रहा है ना? मैं चलो इसको लेजर में कर ले रहा हूँ कन्वर्ट. एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्रिएटेड. ठीक है, एक एंड पे पॉजिटिव है, एक एंड पे निगेटिव है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया. We attach two discs on the two flat surfaces of the cylinder. An electric field will be created and is directed from the positive towards the negative charge. ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो हो गया. अच्छा, अब आगे तो नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेलरेटेड. ठीक है, जो हो गया फील्ड, उसकी वजह से क्या होगा? निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेलरेटेड ड्यू टू दिस फील्ड टुवर्ड्स प्लस क्यू, यानी लेफ्ट साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे. दस दे विल मूव टू न्यूट्रलाइज द चार्जेस. द इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन्ग एज दे आर मूविंग विल कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट. Hence, in the situation considered, there will be a current for a short while and no current thereafter. जब सारे इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे प्लस क्यू को जाके न्यूट्रलाइज कर दिए और वो कहाँ से आए? वो निगेटिव वाली प्लेट से आ गए. ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया? चार्ज का पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो गया और फाइनली फिर स्टॉप हो गया करंट. We can now also imagine a mechanism where the ends of cylinder are supplied with fresh charges to make up for any charges neutralized by electrons moving inside the conductor. समझ में आया? अब हम एक नई मैकेनिज्म सोच रहे हैं जिसमें कि इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए. ठीक है, सप्लाइड विद द फ्रेश चार्जेस. ठीक है, तो वहां पे ऐसा एंड नहीं होगा, वहां कंटिन्यूअस करंट फ्लो जाएगा. इन दैट केस देयर विल बी स्टीडी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, तो वहां पे तो फिर कंटिन्यूअस मेंटेन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाएंगे. दिस विल रिजल्ट इन अ कंटिन्यूअस करंट रादर देन करंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. Mechanisms which maintain a steady electric field are cells or batteries that we shall study later in this chapter. In the next sections, we shall study the steady current that results from a steady electric field in the conductors. ठीक है, अच्छा, तो ये अब हम लोग आगे आ जाते हैं. अच्छा, ओम्स लॉ तुम लोगों को पता है, मैं जस्ट यहाँ रीडिंग नहीं कर रहा हूँ. ओम्स लॉ जस्ट कंक्लूजन बता दे रहा हूँ कि V इज प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है, ओम्स लॉ में V इज प्रोपोर्शनल टू I. तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है? उस R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और उसका नाम क्या बोल देते हैं? रेजिस्टेंस. ठीक है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है? ओम है. उसका सिंबल तुम लोगों को पता है, ओमेगा, एंड इज डिनोटेड बाय सिंबल दिस ओमेगा. ठीक है, और रेजिस्टेंस स्केलर होता है क्योंकि यहाँ पे V भी स्केलर है, I भी स्केलर है, तो R अकेला वेक्टर नहीं हो सकता है. ठीक है, और उसका सेंस भी नहीं है रेजिस्टेंस के डायरेक्शन का. ठीक है, द डिपेंडेंस ऑफ R ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर कैन इजीली बी डिटरमिन्ड एज फॉलोज. ये भी तुम लोगों को 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, तो इसको मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ से. फिर ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी से हमारा R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, R इज प्रोपोर्शनल टू L. तो फाइनली हमारा ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ है, R इक्वल टू रो इंटू L/A. ठीक है, एंड वेयर रो इज व्हाट? रो इज रेजिस्टिविटी. ठीक है, रो इज कांस्टेंट. ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? कुछ इसमें ऐड करना चाहोगे? रो इज कांस्टेंट, कुछ क्लैरिफाई करना चाहोगे? टेम्परेचर शायद. यस, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. और टेम्परेचर के अलावा तो और कुछ नहीं शायद. और किस पे? नेचर ऑफ मटेरियल. जोर से बोलो. सर नेचर ऑफ मटेरियल. नेचर ऑफ मटेरियल. ठीक है, कंडक्टर में रो ज्यादा होगा कम होगा?
कंडक्टर में रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो रो भी कम होगा। कम होगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी विल बी वेरी वेरी लो इन अ कंडक्टर। इन अ रेजिस्टेंस जो जो इंसुलेटर में रो ज्यादा होगा, ठीक है। और 1 अपॉन रो क्या होता है? 1 अपॉन रो को बोलते हैं, सिंबल सिग्मा होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख के बताता हूँ सिग्मा कैसे लिखते हैं। सिग्मा के लिए ये सिंबल है, और सिग्मा क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा को कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, जैसे रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रो के लिए रेजिस्टिविटी, और एक और नाम है पता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आया? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये हमारे रो और सिग्मा के सिंबल्स हैं, सॉरी मीनिंग है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। V इज इक्वल्स टू आई आर, आर रो एल बाई ए रख दिया, ठीक है। द करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। एक नया टर्म पता लगा, करंट डेंसिटी, ठीक है। कौन सी चीज़ है करंट डेंसिटी? आई अपॉन ए, ठीक है। हम लोग जे की क्लास में इसका थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे कि जे इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा इसमें और भी चीज़ें हैं। द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, तुम लोग को पूरा दिख रहा है? थोड़ा सा लास्ट में शायद वो ढक जा रहा है क्या? चलो मैं पढ़ दूंगा। करंट पर यूनिट एरिया आई बाई ए इज कॉल्ड करंट डेंसिटी एंड डिनोटेड बाई जे, ठीक है। और मजेदार बात यह है कि जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। द एसआई यूनिट्स ऑफ करंट डेंसिटी आर एरिया पर मीटर स्क्वायर। फर्दर इफ ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर, क्या? for if E is magnitude of uniform electric field in the conductor whose length is L, then the potential difference V across its ends is E into L। ये बात तो तुम्हें पता ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस V का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। अपनी फर्स्ट चैप्टर का याद करो। V इज इक्वल्स टू ई इंटू डेल्टा आर, ठीक है। माइनस उसमें होता था डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस ई डेल्टा आर, या E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। वही चीज है ये कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट के केस में हम सिंपली E इंटू एल बोल सकते हैं। यूजिंग दिस द लास्ट इक्वेशन, यूजिंग दिस द लास्ट इक्वेशन रीड्स, अच्छा लास्ट इक्वेशन ये है ना, देखो ये V इक्वल टू दिस, तो V की जगह E इंटू एल लिख देंगे, और L से फिर ये वाला L कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू आई रो बाई ए आ जाएगा। और आई बाई ए को क्या लिख सकते हैं? आई बाई ए को J लिख सकते हैं, और रो को 1 बाई सिग्मा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आगे अगले पेज पे आने वाली हैं। देखो E इंटू एल इक्वल टू जे किसको लिखा है? आई अपॉन ए को यहाँ पर, ठीक है। जे हमने आई अपॉन ए को लिख दिया, रो एल, और रो को हम अगर 1 बाई सिग्मा लिख दें रो को, तो ये जे अपॉन सिग्मा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू जे रो, और फिर रो को हम यहाँ पे 1 बाई सिग्मा लिख करके इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो जे इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक। वेयर देखो यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटीज को बोल्ड में लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। जे भी वेक्टर क्वांटिटी है और ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। और जे की डायरेक्शन कौन सी होगी? जे की डायरेक्शन वही है जो करंट जब फ्लो हो रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो की डायरेक्शन है उसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, और करंट हम बोलते हैं कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जे की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना है ही वेक्टर, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जरा ये पैराग्राफ और फिनिश कर दें, फिर डाउट पूछते हैं। वेयर सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाई रो इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ओम्स लॉ इज ऑफन stated in an equivalent term in an equivalent form equation 3.13 in addition to equation 3.3। 3.3 इक्वेशन थी V इक्वल टू आई आर वाली, तो ओम्स लॉ को हम V इक्वल टू आई आर तो जानते ही हैं, लेकिन ये इक्वेशन 3.13 यानी J इक्वल टू सिग्मा ई, दिस इज ऑल्सो ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। और ये बिकॉज इसमें वेक्टर्स का रिलेशन है तो हम बोलेंगे कि दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, एंड V इक्वल टू आई आर में सब कुछ स्केलर था, तो दैट वाज स्केलर फॉर्म ऑफ इस ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ का तुम्हें समझ में आ गया। वेक्टर फॉर्म क्या है? J इज टू सिग्मा ई, ठीक है। अभी अगर नहीं समझ में आया हो, या तुम्हें इनमें थोड़े से सिंबल्स में याद रखने में मुश्किल हो रहा हो, तो कोई बात नहीं है। इसके आगे हम लोग मैं थोड़ा सा भी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद तुमको मैं अपना वीडियो लेक्चर देखने को बोलूँगा, ठीक है। उसके आगे वो वीडियो लेक्चर में तुम्हें सारा कुछ बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, और उसमें मैंने ट्रिक्स बताई हैं किस तरह से याद रखना है,
ठीक है, यहाँ पर अभी बहुत सारे फॉर्मूले आ जाते हैं और उनको इंटर रिलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी तक जितना पढ़ा हमने उसमें क्या क्या तुम्हारे सामने आया, अभी तक जितना पढ़ा उसमें तुमने ये देखा, एक तो V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ सबसे पहले, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, फिर तुमने देखा कि J हमने डिफाइन किया I अपॉन A से। ठीक है, फिर हमने देखा कि R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, यहाँ तो चलो तुम्हारे पास एक सपोर्ट है कि 10th क्लास में फॉर्मूला याद किया हुआ था, तो ये सारे फॉर्मूले में कुछ नया नहीं दिख रहा होगा। और करंट डेंसिटी तुम सोच सकते हो कि जैसे चार्ज में हमने एक सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करी थी, तो उसमें चार्ज अपॉन एरिया था, तो उस तरह से ये भी एक टर्म है डेंसिटी का। ठीक है, तो आई अपॉन ए भी तुम कह सकते हो कि चलो ये करंट डेंसिटी बोल देते हैं, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये भी याद रखना इजी है। फिर सिग्मा कंडक्टिविटी हमने 1 अपॉन रेजिस्टिविटी करी, इजी है याद रखना। ठीक है, तो ये इतने हमने यहाँ पर देखे, और फिर फाइनली J इक्वल टू सिग्मा ई, ये हमारा क्या हो गया, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, इतने फॉर्मूले हमारे, बस इतने अभी जितना हमने एक टॉपिक पढ़ा 3.4 टॉपिक, उसमें आ गए। सबको याद हो गए फॉर्मूले? ठीक है, याद रखने हैं सब कुछ को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, as remarked before, an electron will suffer collision with the heavy fixed ions, but after collision it will emerge with the same speed but in random direction। ठीक है, ये यहाँ पे देखो ये डायग्राम बना हुआ है, तो इसमें सपोज यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन आया, सीधा आ रहा था, यहाँ जाकर इसका कोलिजन हुआ, तो डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, फिर कोलिजन हुआ, फिर चेंज हो गई। ठीक है, एंगल देखो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितने एंगल से रिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो वो रैंडमली मूव कर रहा है इस तरह से। ठीक है, एंड बट विद द सेम स्पीड but in random direction. If we consider all the electrons, their average velocity will be zero since their directions are random। ठीक है, रैंडम में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो ओवरऑल वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वो ओवरऑल एवरेज जीरो आएगा। अगर मैं एवरेज स्पीड बोलता तो वो जीरो नहीं आता, क्योंकि एवरेज स्पीड का मतलब जीरो होने का मतलब है कि हर इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी होना पड़ेगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इवन दो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, तब भी एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। Now, thus, if there are n electrons and velocity of ith electron is given by vi, then average क्या हो जाएगा? सबकी velocities को तुमने ऐड किया, कैसे किया? वेक्टर एडिशन किया है। ठीक है, अपॉन टोटल n इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये एवरेज वेलोसिटी इस तरह से जीरो आ गई। Consider now the situation when an electric field is present. Electrons will be accelerated due to this field by this, ये हमारा acceleration का formula, force upon mass। ठीक है, और फोर्स क्या होता है? Q चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो माइनस ई है। ठीक है, इतना सबको आ गया समझ में? बोलो, अभी किसी को पूछना है कुछ? नहीं पूछना? नो? अच्छा, आशा तुम लौट के आ गए? केसर, आर यू देयर? केसर? यस सर। हाँ केसर, तुमने काफी लेट ज्वाइन किया था। यस सर। हाँ, एक तो तुमने लेट किया और फिर मुझे तुमको एडमिट करने में और एक्स्ट्रा टाइम लग गया। जो बच्चा लेट ज्वाइन करता है उसको एडमिट करने में मैं तुरंत नहीं देख पाता हूँ। ठीक है, और हो सकता है कि मैं तुम्हें आधे घंटे तक वेट कराता रहता, क्योंकि मैं पढ़ाने में बिजी हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं चला कि कोई वेट कर रहा है। ठीक है, तो कोशिश करो कि शुरू के 5 मिनट्स में मैं 5 मिनट पहले ओपन कर देता हूँ। ठीक है, आज मैंने 57 पर ओपन किया था, बट जो लोग 5 मिनट पहले ज्वाइन कर चुके थे तो उनको फटाफट वो ऑटोमेटिकली आ गए। ठीक है, अच्छा अब ऐसा है कि ये अभी आज से क्या है, वेबएक्स में 50 मिनट की लिमिट लग गई है, तो अभी 5 मिनट में अगर क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद तुम लोग वापस इसी को ज्वाइन कर लेना। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड में ज़रा तुम लोग का अटेंडेंस ले लो अभी, जस्ट ए मिनट। तुम लोग जब तक ये पढ़ लो, ये जो जो यहाँ पर सामने दिख रहा है। ठीक है, अच्छा ये लेकिन चला जाएगा जब मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट खोलूँगा तो। चलो मैं अभी स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ और फिर 2 मिनट का ज़रा सा ब्रेक ले रहे हैं।
And Tushar Pawar, are you there? तुषार पवार, यस, ओके। कुछ डाउट है क्या पूछने के लिए? नहीं। नहीं। और कोई किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। ठीक है, मैंने अटेंडेंस ले लिया, मैं लौट रहा हूँ। अच्छा, वापस से एनसीईआरटी दिख गई तुम लोगों को? दिख गया ना वापस? यस सर। यस, तो हम लोग यहाँ पे थे, तो क्या हुआ था, फोर्स हमारा अभी ऊपर वो चला गया लाइन, वहाँ पे फोर्स लिखा था माइनस, सॉरी एक्सेलरेशन लिखा था। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स ये वाला था क्यू इंटू ई, क्यू इज माइनस ई अपॉन मास, तो ये एक्सेलरेशन हो गया था, विद निगेटिव साइन था। ठीक है, अब ये तुम्हें पता है कौन सी इक्वेशन दिख रही है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दिस इज योर u, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये i क्या डिनोट कर रहा है? ये ith पार्टिकल डिनोट कर रहा है। ith पार्टिकल का स्मॉल v हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, कैपिटल v फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं। वेयर स्मॉल माइनस e इज द चार्ज, m इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कंसिडर अगेन द ith इलेक्ट्रॉन एट ए गिवन टाइम t. This electron would have had its last collision sometime before t, and let ti be the time elapsed after its last collision. ठीक है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को हम फॉलो कर रहे हैं और उसका लास्ट कोलिजन से अगले कोलिजन के बीच में टी आई का टाइम लगा। ठीक है, टी आई, आई फॉर ith इलेक्ट्रॉन। इफ स्मॉल वी आई वाज इट्स वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट कोलिजन, देन इट्स वेलोसिटी वी आई एट टाइम टी। ठीक है, लास्ट कोलिजन के बाद उसकी स्मॉल वी आई वेलोसिटी थी, तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी कि चेंज हो जाएगी? तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो जब तक कोलिजन नहीं हो रहा है तब तक वो अंडर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। और जैसे ही कोलिजन हुआ, तो कोलिजन इतना बड़ा फोर्स प्रोवाइड करता है, इतना बड़ा इंपल्स, कि फिर वो डायरेक्शन उसकी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं कर रही है, फिर कोलिजन से जिधर जा रहा है उस तरफ हो गई। और फिर उस वो ड्यूरिंग दैट वेरी वेरी स्मॉल टाइम पीरियड ऑफ कोलिजन, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं देखेंगे, वहाँ पे कोलिजन में जो भी इंपल्सिव फोर्सेस होंगे उनके बीच में, वो उसको डायरेक्शन चेंज कर देगा। और फिर जब वो सेकंड कोलिजन के बाद से जब शुरू होगा अपना मोशन करेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दो कोलिजन के बीच में ये इक्वेशन लिख रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया? दिस इज योर आफ्टर कोलिजन, जो आफ्टर कोलिजन इनिशियल स्पीड एंड आफ्टर कोलिजन टी आई टाइम के बाद क्या वेलोसिटी है। ठीक है, सिंस स्टार्टिंग विद इट्स लास्ट कोलिजन इट वाज एक्सेलरेटेड विद एन एक्सेलरेशन गिवन बाय द इक्वेशन 3.15। ठीक है, वो ऊपर रह गई जिसमें कि केवल इतना सा पार्ट लिखा था, दैट एक्सेलरेशन फॉर अ टाइम इंटरवल टी आई। ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट टाइम टी इज द एवरेज ऑफ ऑल द वी आईज। अब हम एवरेज वेलोसिटी अगर बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी जो एवरेज किसका निकालना होगा, इन वी आईज का हम एवरेज निकालेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। द एवरेज ऑफ वी आईज इज द जीरो। अच्छा, ये कौन सा वी आई है? ये इनिशियल वाला। इनिशियल जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था तब तो एवरेज जीरो था, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया है तो फिर ये बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन सब ये वी आई जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। The average of small vi is zero. Since immediately after any collision, the direction of the velocity of an electron is completely random. ये समझ में आया? Just after collision, ठीक है, since immediately after any collision, the direction of velocity of an electron is completely random. ये किस चीज का explanation